यूपी का बाहुबली मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंच चुका है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, तमाम अटकलों और कयासों के बीच यूपी पुलिस की टीम मुख्तार को पंजाब के रोपड़ जेल से लेकर बांदा जेल पहुंच चुकी है। आपको साथ ही ये भी बता दें, सुबह 4:30 बजे मुख्तार की एम्बुलेंस बांदा जेल पहुंच चुकी है। कुल 890 किलोमीटर का ये सफर और सफर तय करके बांदा जेल पहुंची मुख्तार अंसारी का ये पूरा काफिला बांदा जेल पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क के रास्ते मुख्तार को लाया गया है। 890 किलोमीटर का ये पूरा सफर रहा, 14 घंटे का ये सफर और मुख्तार अंसारी आखिरकार बांदा जेल पहुंच चुका है। तो बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी की आखिरकार हो गई है घर वापसी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुबह 4:30 बजे की, जब बांदा जेल के भीतर पहुंचा ये पूरा कारवां। आप देख सकते हैं गाड़ियों का बड़ा काफिला है जो एक एक कर अंदर भीतर दाखिल हुआ। 3 लेयर के गेट्स तैयार किए गए थे खासतौर पर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल के अंदर सुरक्षा इंतजाम को ध्यान में रखते हुए। एक गेट, उसके बाद दूसरा गेट और फिर वो कारागार का मुख्य द्वार आप देख रहे हैं जिसके अंदर एक गाड़ी दाखिल हुई, क्योंकि वहां पर जगह की कमी थी तो ऐसे में सारी गाड़ियों को अंदर नहीं लेकर जाया गया। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार काफिला पहुंचा। आपको बता दें, कल तकरीबन दोपहर 2:07 पर रोपड़ से ये काफिला निकला और अब आपको दिखाते हैं अंकित की ये खास रिपोर्ट। सुबह 4:30 बजे का वक्त, करीबन 14.5 घंटे के सफर के बाद में मुख्तार अंसारी पहुंचा है बांदा जेल में। ये देखिए, ये बांदा जेल है और बांदा जेल के मुख्य गेट में एंटर कर रही है ये वो एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी मौजूद है। और ये वो एम्बुलेंस है जिसके साथ में एबीपी न्यूज़ लगातार रोपड़ से लेकर के बांदा जेल तक पहुंचा था और लगातार हम ये दिखाते रहे कि किस तरीके से सुरक्षा इंतजामों के बीच में मुख्तार अंसारी को लाया गया है। यहाँ पर बांदा जेल में दोपहर 2:06 पर निकला था रोपड़ जेल से। सहयोगी जगविंदर पटियाल ने आप तक हर तस्वीर पहुंचाई थी और उसके बाद में सहयोगी अंजलि सिंह हो या फिर मैं खुद वरुण जैन, हम सभी लोग लगातार इस पूरे काफिले के साथ में चले हैं और यही बताने की कोशिश की है कि कैसे एक जो डॉन जिसको कहा जाता है, मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का डॉन कहा जाता है, उसको लेकर के जो राजनीति चल रही थी उस पर भी एक तरीके से विराम लगा है। लेकिन कई सारे सवाल तो अभी भी बने हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंच जाएगा, कितने बजे पहुंचेगा, किस तरीके के इंतजामों के बीच पहुंचेगा, तो अब उन सभी सवालों का जवाब मिल गया है, क्योंकि जो एम्बुलेंस जो रोपड़ जेल से निकली थी वो पहुंच गई है बांदा के जो मंडल कारागार के अंदर। और फिलहाल ये जो गेट है, जैसा कि हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी लगातार बताते रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि इसको अभी हाल ही में तैयार किया गया था और अब इसके गेट के ताले एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जो मुख्तार अंसारी पिछले करीबन 26-27 महीने से था पंजाब जेल में, यहां से आने की, उत्तर प्रदेश की जेलों में आने से बचने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि जान का खतरा हो सकता है, उसको आखिरकार आना ही पड़ा बांदा की इस जेल में। और एबीपी न्यूज़ ने अपने दर्शकों से जो वादा किया था कि पल पल की जानकारी, हर एक तस्वीर पहुंचाएंगे सही समय पर, हर एक तस्वीर, वो वादा निभाया है। सहयोगी कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बांदा जेल से। तो नाना करते आखिरकार मुख्तार अंसारी की घर वापसी हो ही गई और जिस वक्त वो पहुंचा उस वक्त की तस्वीर, जिस वक्त वो निकला उस वक्त की तस्वीर, पल पल का अपडेट एबीपी न्यूज़ पर आपको मिल रहा है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता, वरुण जैन, संजय त्रिपाठी। जहां से ये काफिला निकला वहां से हमारे रिपोर्टर्स लगातार फॉलो कर रहे थे, बांदा जेल पहुंच गए। संजय त्रिपाठी कल से ही बांदा जेल के बाहर लगातार मौजूद है और हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजय, इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि एक एम्बुलेंस ही अंदर दाखिल हुई, गाड़ियों का काफिला बहुत बड़ा था, अब अंदर क्या कुछ हो रहा है? देखिए प्रतिमा, लगभग 14.5 घंटे का सफ़र पूरा करके जो टीमें हैं वो आ गई हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 गाड़ियों को ही भीतर जाने की परमिशन मिली, जिनमें से एक वो एम्बुलेंस थी जिसमें मुख्तार अंसारी आया था। और एक खास बात और आपको बताऊँगा, जैसे आपने कहा कि नाना करते आखिरकार बांदा जेल मुख्तार अंसारी पहुँचा, तो जो उसका आखिरी बहाना था जब वो मोहाली की कोर्ट में पेश होने गया था तो व्हील चेयर पर गया था। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी जेल में जब वो गया है तो पैदल चल कर गया था, यानी कि साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि बहानेबाजी थी। लेकिन अब
सारे बहाने, सारे पैंतरे खत्म हो चुके हैं और आखिरकार मुख्तार अंसारी अपने उसी ठिकाने पर है जहां उसे होना चाहिए था। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा किस तरह से अभी भी वो गाड़ियां जो मुख्तार अंसारी को लेकर के आई हैं वो भीतर हैं, वो एम्बुलेंस भी भीतर है और साथ में जो गाड़ियां उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था में चल रही थी उनमें से जो 3 गाड़ियां और थी वो आप देख सकती हैं कि ठीक हमारे पीछे जेल के गेट पर खड़ी हैं और सारी गाड़ियों को अनुमति नहीं मिली ये मेन गेट से अंदर जाने की, लेकिन कुछ गाड़ियां सुरक्षा व्यवस्था में जो लगाई गई थी वो इस वक्त अभी भीतर ही है। मुख्तार अंसारी जेल के भीतर जा चुका है और बैरक नंबर 15 जहां उसको रखा जाना है वहां पूरे इंतज़ाम कर दिए गए हैं। सीसीटीवी का जो कवरेज है उसको बढ़ाया गया है, साथ ही साथ जो मुख्तार अंसारी का हेल्थ चेकअप होना था वो किया गया है और उसके बाद उसको जेल ले जाया गया। और ख़ास बात यह है कि वो चल करके जेल गया क्योंकि कोई व्हील चेयर उसके साथ ना तो थी और ना वो व्हील चेयर पर बैठ कर गया है। तो ये जेल सूत्रों ने एक बड़ी खबर हमें दी है। तो जितनी बहानेबाजी थी, जितनी पैंतरेबाजी थी वो खत्म हो चुकी है और आखिरकार मुख्तार उन शिक्षों के पीछे है जहाँ उसकी ज़रूरत थी। बिल्कुल, आखिरकार मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंच चुका है। हमारे साथ अंकित गुप्ता भी जुड़ रहे हैं। अंकित, लगातार रोपड़ जेल से लेकर के बांदा तक इस सफर को फॉलो करते रहे, इस पूरे प्रक्रिया को देखते रहे। अंकित, वहां पे पूरे इस 14 घंटे के दौरान क्या किसी तरह की दिक्कत या किसी तरह की परेशानी, क्योंकि लगातार मुख्तार की पत्नी भी कोर्ट में ये अंदेशा जता रही थी कि कोई घटना हो सकती है, वैसा हुआ नहीं और अब ये पूरा काफिला पहुंच चुका है। तो ये पूरा सफर कैसा रहा, क्या किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? अगर हम बात करते हैं इस पूरे सफ़र की तो जो 14.5 घंटे का सफ़र रहा है, 2 बज के करीबन 6-7 मिनट के आसपास गाड़ी निकली थी रोपड़ जेल से और 4:30 बजे सुबह दाखिल हुई है इस बांदा की जेल में। तो यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहा है इस दौरान 2-3 वाक़ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ख़ास तौर पर जो है जब ये सफ़र जो है पहुंचा है यमुना एक्सप्रेसवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे पर जब ये सफ़र पहुंचा तो वहां पर एक बार गफलत भी हो गई, कंफ्यूजन हो गया। जिस रास्ते पर चलना था उस रास्ते से भटक गए, दूसरे रास्ते पर गाड़ी मुड़ गई और उसके बाद में फिर उसको घुमा करके लाया गया। दूसरी तस्वीर जो हमको देखने को मिली वो देखने को मिली एक पेट्रोल पंप पर जहां पर गाड़ियों में रिफ्यूलिंग होनी थी। वहां पर जब गाड़ियों में रिफ्यूलिंग हो रही थी, जितने भी सुरक्षाकर्मी थे उनका एक फोकस था कि चारों तरफ एम्बुलेंस को घेर लो और उस पेट्रोल पंप को एक तरीके से मिनी छावनी में तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद में एक तस्वीर जो देखने को मिली रात करीबन जो है 1:30 बजे के आसपास, जब मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस को जो है एक साइड में लगा दिया गया और मीडिया को पीछे रोक दिया गया। वहां पर चर्चा ये होने लगी कि क्या कुछ विकास दुबे की तरह किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया था और बाद में जो दिखा था कि गाड़ी पलट गई थी। तो इस तरीके के कुछ वाकये जरूर हुए, लेकिन मुख्तार अंसारी को सुरक्षित लाया जा चुका है इस जेल में। जी बिल्कुल अंकित, आप लगातार अपडेट हमें दे ही रहे। वरुण जैन भी इस काफिले को लगातार फॉलो कर रहे थे, वो भी हमारे साथ बने हुए। वरुण, आपने क्या देखा अपनी नजर से? अंकित तो बता रहे हैं कि 2-3 जगह पर ऐसी स्थिति हुई कि लोगों को अचानक लगने लगा कहीं विकास दुबे पार्ट 2 दोहराया ना जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस पूरे मसले पर नजर बनाई हुई थी तो ऐसा कुछ होने का अंदेशा बहुत कम था। अरे अभय, देखिए अंदेशा कम था लेकिन आशंका पूरी थी और यही वजह है कि पुलिस ने पूरी किलाबंदी की हुई थी। प्रतिमा, इतना लंबा सफर था, करीब 14.5 घंटे का सफर, लेकिन पुलिस ने कोई ज्यादा ब्रेक नहीं लिए क्योंकि पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बुलंदशहर में जरूर पेट्रोल रिफिलिंग कराई गई थी, लेकिन उसके बाद महज कानपुर पर 2 मिनट का ब्रेक और कानपुर के बाद एक और पड़ाव आया जहां पर पुलिस ने सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लिया। यानी कि इतना लंबा सफर और 3 छोटे छोटे ब्रेक। लेकिन प्रतिमा, बीच बीच में कई बार ऐसी स्थिति भी आई कि पुलिस कर्मियों के साथ मीडिया कर्मियों की भी बहस होगी, क्योंकि बीच में एक थप्पी थाना आया जहां पर 2 मिनट का ब्रेक लेना था, लेकिन अचानक से एम्बुलेंस कहां चली गई नहीं पता चला। जब मीडिया कर्मियों ने जाकर पुलिस कर्मियों से बात की कि आखिरकार एम्बुलेंस कहां चली गई, काफिला कहां चला गया, तो कोई भी जो जूनियर पुलिसकर्मी था बोलने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस के साथ काफी बहस भी हुई और आपाधापी भी हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद जब एम्बुलेंस दिखी जो कि थाने के अंदर गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉन या माफिया जो भी कहा जाए उसको भी अपनी दैनिक क्रियाओं की जरूरत थी, तो उसी के लिए एम्बुलेंस अंदर गई थी। तो कहीं ना कहीं एक पूरे के पूरे इस पड़ाव के अंदर, इस पूरा पंजाब से लेकर यहाँ तक के इस सफर के अंदर पुलिस और मीडिया कर्मियों के बीच में एक रस्साकशी भी चल रही थी और वो इस पूरे रास्ते में देखने को मिली। जी संजय, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। संजय, इस वक्त आप बांदा जेल में हैं और जेल के बाहर मौजूद हैं। आप ये बताइए कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है और बैरक को लेकर के क्या कोई कंफ्यूजन है अभी भी?
शिकायत बिल्कुल नहीं, बैरक नंबर 15 ही है जहां तय पहले से किया गया था और जहां मुख्तार अंसारी जब पहले बांदा जेल में था तो बैरक नंबर 15 ही थी और इस बार भी बैरक नंबर 15 ही है। हालांकि इंतज़ाम और व्यवस्थाएं इस बार बदली हुई होंगी। पहले जब मुख्तार अंसारी यहाँ था तो कई बार उसके लोग उससे मिलने आते थे, भीड़ भाड़ के साथ वो आना जाना करता था और बड़े आराम से यहाँ से रोपड़ भी निकल गया था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। सख्ती है, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। पूर्वांचल के पुलिस कर्मियों को यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि शक है कि कहीं मुख्तार के हित में या उसके अहित में सूचनाएं अंदर बाहर ना हो, तो ये सारे इंतजाम किए गए जो पहले नहीं थे। इस बार ये व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ऐसे में मुख्तार अंसारी जिस ऐशो आराम से पहले जेल के भीतर रहता था वो ऐशो आराम फिलहाल मिलने वाला नहीं है और अंदर पूरी प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं और उसके बाद सीधे मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर 15 ले जाया जाएगा। वही जो कल आप कह रहे थे संजय, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और घर वापसी भी अब हो गई है। अंकित गुप्ता, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जानकारी निकलकर ये भी सामने आई कि चूंकि अमूमन देखा जाता है जब लंबे रूट से ऐसे किसी खतरनाक व्यक्ति को लेकर जाया जाता है तो अक्सर पुलिस ये कहती है कि ड्राइवर को आंख लग गई, इस वजह से गाड़ी पलट गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो क्या ड्राइवर्स की भी अदला बदली हुई है बीच रास्ते कहीं? हम लोगों की नज़रों के सामने तो बिल्कुल नहीं हुई। हालांकि इस तरीके की जानकारी थी, लेकिन हम लोग लगातार जो फॉलो करते रहे, जिस बात का जिक्र वरुण भी कर रहे थे कि 2 या 3 स्टॉप हुए, छोटे छोटे स्टॉप हुए और वहां पर हम लोगों को नज़रों के सामने तो नहीं हुआ है। एक बार फिर से अब वो एम्बुलेंस बाहर निकल रही है। पहले ये तस्वीरें देखना जरूरी है। वो एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी को लाया गया था, वो मुख्तार अंसारी को अंदर छोड़ने के बाद में अब वो बाहर निकल रही है। तो इससे ये साफ हो गया कि मुख्तार अंसारी का रोपड़ से जो बांदा जेल तक का सफर था इस एम्बुलेंस में वो पूरा हुआ है। और अब जब मुख्तार अंसारी अंदर गया है तो जेल के भी जेल मैनुअल के हिसाब से नियम होते हैं। उन नियमों के तहत किया ये जाता है कि जो भी कैदी आता है उसकी पहले पूरी तरीके से जांच की जाती है और स्वास्थ्य जांच करने के बाद में ही उसको अंदर दाखिल किया जाता है। तो मुख्तार अंसारी अब से करीबन 45 मिनट पहले इस जेल के अंदर दाखिल हुआ था जेल परिसर में और अब 45 मिनट बाद ये एम्बुलेंस यहाँ से बाहर जा रही है। क्या ये एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी को जो लेकर आई थी अब जो है ये वापस यूपी 41 नंबर की ये गाड़ी है और देखिए दूसरी गाड़ी भी अब बाहर निकल रही है। यानी कि जो गाड़ियां जिनको पास जिम्मेदारी थी मुख्तार अंसारी को जेल तक अंदर पहुंचाने की, उन्होंने अपना काम बखूबी पूरा किया है और अब ये गाड़ियां वापस जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक बड़ी चुनौती थी जिस बात का लगातार आप भी जिक्र कर रही हैं और खुद मुख्तार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा यही कहते हुए खटखटा दिया था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, विकास दुबे तक का जिक्र कर दिया था याचिका में। तो फिलहाल उन सभी आशंकाओं को टाला गया है, जिस बात का जिक्र वरुण कर रहे हैं कि उन सभी आशंकाओं को भी टाला गया है। लेकिन अब यहां से शुरू होगा मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हिसाब, क्योंकि जो अदालत की प्रक्रिया है, करीबन 4 दर्जन से ज्यादा जो केसेस चल रहे थे वो लंबित थे। क्यों? क्योंकि मुख्तार अंसारी तो यहाँ कोर्ट में पेश ही नहीं हो रहा था, वो पंजाब की जेल में बंद था और सिर्फ वो भी तब जबकि वो खुद जमानत नहीं लेना चाह रहा है। अदालत में पुलिस जो है चार्जशीट नहीं दाखिल कर रही है, लेकिन फिर भी वो जेल में बंद है, खुद को वहां सुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन अब गुनाहों का हिसाब भी होगा और कानून अपना काम भी करेगा। बिल्कुल, कानून अपना काम करेगी। यही सबसे बड़ा सवाल कि क्या पंजाब पुलिस, क्या पंजाब सरकार बार बार मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही थी। वरुण के पास आपको लेकर चलते हैं। वरुण, जो कि मुख्तार अंसारी अब पहुंच चुका है, बांदा पहुंच चुका है, अब ऐसे में यूपी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है? अंसारी को बांदा जेल लेकर पहुंचे। इस वक्त मदन चंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लगातार उस काफिले के साथ चल रहे थे, सिक्योरिटी दे रहे थे। मदन जी, लंबा सफर रहा, करीब 14.5 घंटे का, किस तरीके से मतलब ये सफर था, हेक्टिक था, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? अरे दिक्कत क्या, अब ये था कि ड्यूटी है सुबह तक तो उसको पूरा करना है हाल में। वहाँ से कितने बजे चले थे, रास्ते में कहाँ कहाँ पड़ाव लिया? मैंने देखा पहले आप बुलंदशहर रुके थे, बड़ा छोटा छोटा ब्रेक था। पड़ाव कहीं नहीं लिया गया। अफसरों से आपने गुजारिश की बीच में कहीं पर कि दैनिक क्रियाएं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं? कहीं नहीं। अच्छा, आपको एहसास था मुख्तार अंसारी मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी है जिनको सकुशल या उस तरीके से बांदा जेल लेकर पहुंचना, इस बात का एहसास था? हाँ, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण ड्यूटी थी। इससे अभी आप बता रहे थे, अब इससे पहले भी जा चुके हैं कई बार? हाँ, 5 बार और जा चुके हैं। आप 5 बार गए, इस बार 14.5 घंटे में पहुंच भी गए, वापस भी आ गए, मतलब एक तरफ का इतना ही समय रहा। कभी इतना कम समय लगा आपको इससे पहले भी? हाँ, इतना समय लगा। एक अधिकारी से एक जो काफिले में कुल मिलाकर इस पूरे सफर को किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत हेक्टिक
इस बात की तसल्ली के लिए गए थे उसको सफलतापूर्वक। बहुत संघर्षपूर्ण सफर था। क्या अंसारी को जब बैठाया गया एम्बुलेंस के अंदर, जैकेट वगैरह पहनाई, बुलेट प्रूफ, किस तरीके से उसकी सिक्योरिटी को आप लोगों ने इंश्योर किया? इसको हमने नहीं देखा। वो करे गए थे पुलिस के द्वारा। तो देखिए, आपने सुना, ये वो टीम के हिस्सा हैं जो कि उस काफिले में मौजूद थे, लगातार सिक्योरिटी दे रहे थे और कहीं ना कहीं खुश भी है इस बात को लेकर, एहसास है कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी और उसको पूरी तरीके से ठीक ढंग से निभाया। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, बांदा जेल। जेल से हमारे साथ बने हुए वरुण जैन जिनसे बात कर रहे थे लगातार, उनके चेहरे पर थकान भी साफ तौर पर दिख रही थी। छोटा मोटा सफर नहीं था और एक बड़े डॉन को सही सुरक्षित तरीके से जेल के भीतर दाखिल करवाना एक बड़ी चुनौती थी। संजय त्रिपाठी, आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं बैरक नंबर 15 उसके लिए तय है, पहले भी वो वहीं रह चुका है, इस बार भी वहीं रहना है, लेकिन जाने के तुरंत बाद ही बैरक नंबर 15 में शायद शिफ्ट नहीं किया गया। कितना वक्त इसमें लगेगा, अभी कहाँ हो सकता है वो? देखिए, थोड़ी औपचारिकताएं होती हैं जिसके लिए सामान्य बैरक में ले आते हैं, उसके बाद बैरक नंबर 15 जो उसका ठिकाना है वहां शिफ्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं गहमा गहमी हो रही और पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ बता रहे हैं मुख्तार अंसारी के बारे में, उनसे जानेंगे। तो देखिए, बांदा जेल के अंदर रखा गया है, ये जानकारी पुलिस कहाँ रखा गया सर, ये बताइए। जनपद कारागार बांदा में रखा गया है। अभी कहाँ रखा जाएगा उसके बारे में जेल प्रशासन तय करेगा। ये पुलिस के अधिकारी जो भीतर से निकल रहे हैं ये बांदा जिले के पुलिस अधिकारी हैं और इनका ये कहना है कि अभी तय नहीं हुआ है कि मुख्तार अंसारी 15 नंबर बैरक में गया है। वो जेल प्रशासन के ऊपर बात को डाल रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी में ये है कि अभी सामान्य बैरक में जो औपचारिकताएं थोड़ी बहुत होनी है वो लेकिन इनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया था। उच्च अधिकारियों के आदेश से लाके हमने इनको सकुशल। सारी को बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनाई गई थी। सभी लोग बुलेट प्रूफ जैकेट, हमारे कर्मचारी भी पहने थे, अधिकारी भी पहने थे और उनको भी पहनाई दी थी। जो गार्डन एस्कॉर्ट रूल है उनका फॉलो किया गया था। एहसास है इस बात का कि एक बड़ी जिम्मेवारी थी जिसे पूरा किया। ठीक है, ये सीओ साहब जो खुश हैं अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर और करीब 14.5 घंटे के सफर को जिस तरीके से इन्होंने पूरा किया, उसको लेकर इनके चेहरे पर अब एक खुशी की लकीर जरूर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, बांदा जेल। तो बांदा जेल से ये लाइव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। रोपड़ से लेकर के बांदा तक का ये सफर, 890 किलोमीटर का ये सफर 14 घंटे में तकरीबन पूरा किया गया। अंकित, आपका रुख करना चाहूंगी, मुख्तार को रोपड़ से यहां लाना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब आगे यूपी सरकार के लिए किस तरह की चुनौती हो सकती है? अंकित जी, कानूनी चुनौतियां इस वजह से क्योंकि 1988 से जब से मुख्तार का आपराधिक इतिहास शुरू हुआ है तो उस दौरान से लेकर के आज तक उसको किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सका है। यहाँ तक कि कुछ मामले जिनमें उनके खिलाफ सबूत थे, मुख्तार के खिलाफ सबूत थे, उसमें जो गवाह थे उनकी हत्या हो गई। वो केस में जो है मुख्तार को कोई सजा नहीं हो सकी। इस तरीके से जो है एक डर बना हुआ था, एक खौफ बना हुआ था और कई मामले ऐसे थे जहां पर गवाह सामने थे लेकिन बाद में वो अपने बयानों से मुकर गए। तो ऐसे में अब पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौती ये होगी जो 4 दर्जन से ज्यादा मामले हैं उनको किस तरीके से कोर्ट में मजबूती के साथ पेश करे। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो कृष्णानंद राय जो कि विधायक थे, उनकी हत्या हुई थी, उसमें सीधा आरोप था मुख्तार अंसारी के ऊपर, उनके भाई अफजाल अंसारी के ऊपर, लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। तो इसी से समझा जा सकता है कि किस तरीके का खौफ था और अब चुनौती यही होगी कि क्या उस खौफ को कम करके जो अदालत में मामले लंबित हैं उनमें सजा हो पाएगी। बिल्कुल, संजय त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ बांदा जेल से बने हुए। संजय, मुख्तार अंसारी को लेकर हम लगातार कह रहे हैं कि वो नाना करते हुए घर वापसी उसकी हो गई, लेकिन उसका डर भी बेजा नहीं है क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4 साल में योगी सरकार में उसके माफिया तंत्र पर एक एक करके प्रहार हो रहे हैं, तो ऐसे में 152 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त किया जाना, कई सारी निर्माणाधीन जो इमारतें अवैध तरीके से बनाई गई थी, कई सारी सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा था वो छुड़ाया गया है, तो डर तो बेजा नहीं था।
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी ने पिछले 2 साल में अगर खासकर बात की जाए, पिछले 2 सालों की, तो ये सारी कार्रवाई की। उसके लगभग 100 गुर्गों को अलग अलग मुकदमों में जेल भेजा गया है। कुछ लोग एनकाउंटर में भी मारे गए हैं। साथ ही साथ 2 अरब के आसपास की जो संपत्ति है वो जब्त की है। और मुख्तार के जो अवैध कब्जे थे, चाहे वो बूचड़ खाना हो, चाहे लखनऊ में डाली बाग में उसका एक बड़ा रिहायशी आवास हो, सरकारी संपत्तियों पर जितने कब्जे किए गए थे उनको मुक्त कराया गया। और इस तरह की लगातार कार्रवाइयाँ करके मुख्तार अंसारी की कमर तोड़ दी गई थी। तो जब होता क्या है कि समझने वाली बात यह है कि एक माफिया जो जिसकी वसूली से, एक्सटॉर्शन से और अवैध संपत्तियों पर कब्जे से जो कमाई होती है, अगर उसका वो वहाँ पर प्रहार किया जाता है तो लाजिमी बात है कि न केवल वो कमज़ोर होता है बल्कि उसके साथ जुड़े हुए लोग भी कमज़ोर होते हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी को लगातार डर सता रहा था कि कहीं उत्तर प्रदेश सरकार उसके साथ कोई वैसा ही कृत्य ना कर दे जो विकास दुबे के साथ हुआ था। लेकिन इन आशंकाओं को समाप्त कर दिया गया आज बांदा जेल लाकर मुख्तार अंसारी को, क्योंकि तमाम लोगों ने इस तरह की बातें कही थी कि कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए और कहीं उस पर काफिले पर हमला ना हो जाए। तो इस तरह की चर्चाएं लगातार शुरू से ही होती रहीं, खासकर तब से जब से सुप्रीम कोर्ट ने रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा शिफ्ट करने के निर्देश दिया गया, तब इन आशंकाओं को काफ़ी बल भी दिया गया। लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट थी कि मुख्तार अंसारी को जेल लाना है। और जो उसके 15 के करीब मुकदमे जो ट्रायल पर हैं, वैसे तो कुल 53 मुकदमे हैं जिनमें बाराबंकी का भी अगर हालिया एक मुकदमा जोड़ लिया जाए तो 53 मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। लेकिन 15 मुकदमों में उसका ट्रायल होना है, उनमें से उसको सज़ा दिलाना, ये सरकार की मंशा थी, जो अब बांदा जेल लाने के बाद पूरी हो सकती है। क्योंकि अब उसको इन 15 विचाराधीन मामलों में लगातार पेशी पे जाना होगा, जिसमें गवाही होगी, सबूत पेश किए जाएंगे और उस आधार पर माना जा सकता है कि सजा भी हो सकती है। कोशिश सरकार ने की और वो कोशिश फिलहाल कामयाब हुई है। पहला चरण पूरा हुआ है मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाकर। बिल्कुल बिल्कुल, पहला चरण पूरा हो चुका है। मुख्तार अंसारी आखिरकार बांदा जेल पहुंच चुका है। 890 किलोमीटर का ये सफर तकरीबन 14.5 घंटे में पूरा किया गया। किस तरीके का ये सफर रहा, क्या कुछ रहा और किस तरीके से मुख्तार अंसारी वहां तक पहुंचा, बांदा जेल तक पहुंचाई गई, लगातार बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। लगातार पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दो डॉक्टर पूरी तरह से कवर्ड है एम्बुलेंस और मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है पीछे। फुल रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं, कहीं कोई हॉल्ट, कहीं कोई ब्रेक, कुछ नहीं दिया है। आप देख रहे होंगे वो सामने इसी एम्बुलेंस में लेटा हुआ है मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लेकर जा रहा है ये काफिला। सीधे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आगे की ओर अब बढ़ रहा है। अपने पीछे दिखाते हैं कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर के जो काफिला है वो शाम 7:15 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर अब हमको नजर आ रहा है। ये देखिए, मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस का काफिला अब इटावा से आगे कानपुर की तरफ बढ़ चुका है। बस इंतजार है मुख्तार अंसारी के आने का। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मुख्तार अंसारी का काफिला रोपड़ जेल से निकलकर बांदा जेल आ चुका है और आप ठीक हमारे पीछे वो तस्वीरें देख सकते हैं। अंसारी पहुंचा है बांदा जेल में। ये देखिए, ये बांदा जेल है और बांदा जेल के मुख्य गेट में एंटर कर रही है ये वो एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी मौजूद है। तो एक बार फिर से आपके चैनल एबीपी न्यूज ने यह साबित कर दिया है कि कोई भी बड़ी खबर, कोई भी बड़ी तस्वीर आपसे नहीं छूटेगी। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी बांदा जेल तो पहुंच गया, लेकिन कैसा रहा उसका करीब 15 घंटे का ये सफर। कल दोपहर ही मुख्तार को रोपड़ जेल से यूपी पुलिस लेकर निकली और इस सफर के हर मोड़ पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। तो आपको बताएंगे किस तरीके से 15 घंटे का ये सफर पूरा किया गया। 890 किलोमीटर ये लंबा सफर कैसा रहा, पल पल की खबर हमारे रिपोर्टर्स की नजर से। ये एम्बुलेंस बिल्कुल गेट से सटी खड़ी है। तकरीबन 1 घंटा हो गया है। बिल्कुल ड्योढ़ी से सटाया गया एम्बुलेंस को, फिर मुख्तार अंसारी को बिठाया गया। और ये एम्बुलेंस जो आगे आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियों के आगे, इस एम्बुलेंस में यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी
गाड़ियों के ऐसे काफिले में चलना बाहुबली नेताओं का सबसे बड़ा शौक होता है, लेकिन यहाँ कहानी जरा हटकर है। इस एम्बुलेंस में मौजूद डॉन मुख्तार अंसारी किसी भी कीमत पर इस काफिले में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन योगी सरकार के शिकंजे ने उन्हें मजबूर कर दिया। मुख्तार अंसारी को लेकर रोपड़ से निकली उत्तर प्रदेश पुलिस की टीमें अब हरियाणा के एरिया में दाखिल हो गई हैं। आप देख रहे हैं हम इस वक्त शंभू बैरियर पर हैं और शंभू बैरियर का ये NH1 यानी दिल्ली अमृतसर हाईवे है और ये एम्बुलेंस जो आगे आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियों के आगे, इस एम्बुलेंस में यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी, उसके साथ डॉक्टरों की टीम है और एम्बुलेंस को 6 यूपी पुलिस की गाड़ियां कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं। रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ शुरू हुआ जगविंदर पटियाल का सफर नोएडा में खत्म होने वाला है और 7:15 पर हम पहुंच गए हैं नोएडा के एक्सप्रेस वे पर। एक्सप्रेस वे से होता हुआ आगरा की तरफ ये काफिला जाएगा और आगरा से फिर इनको लखनऊ से 110 किलोमीटर आगे बांदा पहुंचना है। इस वक्त यमुना एक्सप्रेस वे पर चल रहा है मुख्तार अंसारी को लेकर के एक ये काफिला। ये देखिए, ये वो एम्बुलेंस है जो साथ साथ चल रही है। अब फिर से एक बार सही रास्ते पर आ गए हैं और ये रास्ता सीधे आगरा की तरफ जाता है, यानी कि ये यमुना एक्सप्रेसवे है जो सीधे आगरा और उसके बाद में लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। मुख्तार अंसारी दोपहर करीब 2 बजे पंजाब की रोपड़ जेल से निकाला गया और फिर यूपी पुलिस को उसकी कस्टडी दी गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उसे लेकर बांदा के लिए रवाना हुई। रोपड़ से बांदा पहुंचते ही मुख्तार के गुनाहों का हिसाब भी शुरू हो जाएगा, जिनमें हत्या, अपहरण और वसूली जैसे संगीन मामले भी हैं। यूपी में मुख्तार अंसारी पर 53 मामले दर्ज हैं, जिनमें 15 अंडर ट्रायल केस हैं। मुख्तार पर जो बड़े मामले दर्ज हैं, उनमें मऊ में दंगा भड़काने, कृष्णानंद राय की हत्या, VHP के नंदकिशोर रूंगटा का अपहरण और ASP उदय शंकर पर जानलेवा हमला करने का मामला शामिल है। मुख्तार अंसारी के डॉन बनने की शुरुआत 1988 में होती है, जब मंडी परिषद में ठेकेदारी के झगड़े को लेकर सच्चिदानंद राय की हत्या हुई और उसका नाम सबसे पहले पुलिस फाइल में आया। उसके बाद 1991 में वो पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन उसने 2 पुलिस वालों को गोली मारी और फिर देखते ही देखते फरार हो गया। इसके बाद ASP उदय शंकर पर हुए जानलेवा हमले में भी नाम आया उसका, लेकिन उसके बाद 1997 में उसने कोयला व्यवसायी रूंगटा का अपहरण किया और फिर वो डॉन बन गया। एक बार नाम के साथ बाहुबली जुड़ा हो तो मुख्तार सियासत के गलियारों में भी दाखिल हो गया, लेकिन उसने अपना एक पैर अपराध की दुनिया से कभी नहीं हटाया। अब उन्हीं गुनाहों के हिसाब का वक्त आ गया, जिसकी तैयारी उसके बांदा जेल में पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुकी है। मुख्तार को बांदा जेल की बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा। उसके लिए एक खास सेल बनाई गई। बांदा पहुंचने पर मुख्तार का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और उसका हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। मुख्तार को जेल में दिए जाने वाले खाने को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। मुख्तार को पंजाब से यूपी न आना पड़े, इसके लिए उसने हर पैंतरा चला। उसकी दलील है कि उत्तर प्रदेश में उसे जान का खतरा है। अब भी मुख्तार का परिवार जान पर खतरे का अंदेशा जता रहा है, इसलिए प्रशासन भी काफी चुस्त है। बांदा जेल में मुख्तार बंद थे 2018 में। 2018 में बांदा जेल से ही पंजाब गए थे ना, तो आप देख लीजिएगा जाकर के कि बांदा जेल में जब मुख्तार बंद थे तो उनको चाय में जहर पिला दिया गया। अब उसी बांदा जेल में फिर आप जा रहे हैं, ये तथ्य किसी के सामने है। बांदा जेल में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो बहुत अच्छे किए गए हैं। जितनी आवश्यकता है जेल पुलिस की, PSC की, अधिकारियों की, उसकी, और समय समय में उसकी समीक्षा होती रहेगी। उनके आने के बाद और भी कोई आवश्यक ज़रूरत होगी तो उस पर पूरी तरह सरकार नज़र बनाए हैं। जैसी ज़रूरत होगी वैसा काम किया जाएगा। 2005 में मऊ दंगे के बाद से मुख्तार अंसारी की जुर्म की दुनिया उत्तर प्रदेश की जेलों से ही चलती थी, लेकिन अब शायद वक्त बदल चुका है, इसलिए उसकी पत्नी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। मुख्तार की पत्नी ने अदालत में बिकरू कांड के विकास दुबे मामले का उदाहरण दिया है, जिसमें गाड़ी पलटने के बाद फरार हुए विकास का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। अब उनकी पत्नी को भी यही डर सता रहा है और वो सुरक्षा की मांग कर रही है। प्रदेश में लोगों को भय तो उनसे है और अपराधी अब कोर्टों में जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए।
पहले लोग जाते थे। इन अपराधियों को इतना खौफ रहता था कि लोग अपना घर परिवार छोड़ करके तमाम प्रदेशों के बाहर चले गए। तमाम लोग गुमनाम जिंदगी जीते थे। कभी इनकी पत्नियों ने, इनके परिवार ने, इनके शुभचिंतकों ने इन अपराधियों के जितना इनका तंत्र है, इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमने जितने अपराध किए हैं उन परिवारों को क्या होगा। उत्तर प्रदेश में भले ही मुख्तार का हिसाब कानून और कोर्ट करे, लेकिन उसके गुनाहों की फेहरिस्त और दुश्मनों की लिस्ट इतनी लंबी है कि बांदा जेल प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है और उसे कुछ ही दिन बांदा जेल में रखा जाएगा। इसके बाद मुख्तार को प्रयागराज जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। तो लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी आखिरकार बांदा जेल पहुंच गया, बहुत ही जद्दोजहद के बाद, और लगातार ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा सफर हम रिपोर्टर्स के जरिए आप तक पहुंचाते रहे। संजय त्रिपाठी इस वक्त बांदा जेल के बाहर खड़े हैं। संजय, बैरक को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था और अब जेल चूंकि वो पहुंच चुका है, ऐसे में मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है वो बार बार अंदेशा ये जता रही थी कि अंदर मुख्तार की हत्या तक हो सकती है। अब ऐसे में प्रशासन किस तरीके से सख्त है? देखिए शिखा, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जेल सुबह 6 बजे खुलेगी और वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अभी आधा घंटा शेष है। उसके पहले अभी इस आधे घंटे तक मुख्तार अंसारी को सामान्य बैरक में रखा गया है और जेल खुलने के बाद ही उसको तुरंत उसकी 15 नंबर बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। और जहां तक अंदेशे उनकी पत्नी ने जताया है कि मुख्तार अंसारी के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो इसकी तैयारी जो स्थानीय पुलिस है और इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है उसके जरिए की गई है। जो लोग पिछले कुछ दिनों में छोटे मोटे अपराधों में जेल में आए हों या फिर उन्होंने जमानत तुड़वा करके जेल आए हों, तो ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट निकाली गई है। उनकी पड़ताल की गई कि आखिरकार ये लोग जेल में क्यों बंद हुए। कोई ऐसी वजह तो नहीं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ हों या उसके पक्ष के लोग हों, तो ये सारी चीज़ें तस्दीक की गई। इसके अलावा आसपास जो जेल के कॉलोनीज़ हैं, कल भी हम लोग जिस होटल में रुके थे वहाँ पर भी पुलिस का वेरिफिकेशन हुआ। हमसे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं, क्या क्या मकसद है, हमारे आईडी कार्ड चेक किए गए। तो साफ समझ में आता है कि वो सारा वेरिफिकेशन भी किया गया है जो होटल्स हैं। इसके अलावा जो रिहायशी कॉलोनीज़ हैं वहाँ हाल फिलहाल जो लोग रहने आए हैं उनका भी पूरा सत्यापन किया गया है कि ये लोग कौन हैं, क्यों आए हैं, कब से रह रहे हैं। इस तरह की सारी चीज़ें देखी और समझी गई हैं। तो ऐसे में अभी कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला है ना पुलिस को ना उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को जिससे कि ये कहा जा सके कि मुख्तार अंसारी को के साथ किसी तरह की खतरे की कोई प्लानिंग हो रही थी। ऐसा कुछ फिलहाल जानकारी में नहीं आया है और इसकी लगातार पड़ताल भी की जा रही है, लगातार सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। आप सभी सहयोगियों की तारीफ होनी चाहिए। संजय, आप लगातार बांदा जेल से हमें अपडेट दे रहे हैं। अंकित गुप्ता, वरुण जैन लगातार इस रूट पर बने रहे ताकि पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके। यूपी पुलिस का मिशन मुख्तार पूरा हो चुका है। मुख्तार को सही सलामत पंजाब से लेकर आना पुलिस वालों के लिए किसी भी परीक्षा से कम नहीं था। क्या थी पुलिस की तैयारी? मुख्तार को लाने वाले काफिले में शामिल सीओ सत्यप्रकाश शर्मा से बात की हमारे संवाददाता वरुण जैन। इस वक्त सीओ हमारे साथ मौजूद है। सर लंबा सफर था, किस तरीके से देखिए? कोई बात नहीं, पर्याप्त पुलिस बल था हमारे पास और उसको लेके हम लोग लगातार अंबाला से चल के पंजाब से लेके आके यहाँ तक दिल्ली होते हुए नोएडा, आगरा, मथुरा, इटावा होते हुए हमीरपुर होते हुए हम सकुशल ला के उनको अंदर दाखिल कर दिए है। कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही है। बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे कर्मचारी भी पहने थे, अधिकारी भी पहने थे और उनको भी पहनाई दी थी। जो गार्डन एस्कॉर्ट रूल है उनका फॉलो किया गया। ये सीओ साहब जो खुश हैं अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर और करीब 14.5 घंटे के सफर को जिस तरीके से इन्होंने पूरा किया उसको लेकर इनके चेहरे पर अब एक खुशी की लकीर जरूर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, बांदा जेल। तो बांदा के सीओ सत्यप्रकाश को सुन रहे थे आप। अब वो किस तरीके से प्रशासन वहां इस वक्त सख्त है, लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी वहां पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। आपको सीधा अंकित गुप्ता के पास लेकर चलते हैं। अंकित, इस वक्त हम चाहते हैं कि आप वहां की हलचल दिखाएं क्योंकि तकरीबन 1 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है जब वो बांदा जेल पहुंच चुका है मुख्तार अंसारी। अभी वहां से क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, हमारे दर्शक तक पहुंचाइए। निश्चित तौर पर तस्वीरें
जो सामान्य अब होती दिख रही हैं। चलिए आपको पहले गेट की तरफ लेके चलते हैं। हमारे सहयोगी संजय भी यहाँ पर मौजूद हैं, वरुण भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। ये वो जो गेट है, मेन गेट है, इसके ठीक पीछे जो जेल का एंट्री गेट है, अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो वो अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे सहयोगी कैमरा पर्सन अजय तिवारी की मदद से, तो ये वो एंट्री गेट है। इसके ठीक पीछे वहां पर एक ये कह सकते हैं कि लॉकअप सा बना हुआ है, वहां पर मुख्तार को रखा गया है, लेकिन उससे पहले प्रॉपर चेकअप किया गया है। उसका हेल्थ का जो चेकअप करवा के लाया गया था उसके बारे में डॉक्टरों ने जानकारी दी है और उसके बाद में प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद में जो कागजी कार्रवाई होती है वो पूरी करने के बाद में मुख्तार अंसारी को, जिस बात का जिक्र संजय कर रहे थे कि 6 बजे जब एक बार जेल खुलेगा तब उसको अंदर शिफ्ट किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके की जो है कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। और देखिए अभी भी अगर हम जेल गेट के ठीक पीछे की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सुरक्षाकर्मी यहां से हट गए हैं, अभी भी जेल प्रशासन के साथ में ही जो यहां पर बांदा पुलिस के जवान हैं वो अभी भी तैनात है। वहीं अगर हम जो काफिले की गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से हट चुकी हैं। इस वक्त यहां पर अगर कोई नजर आ रहा है तो मीडिया कर्मियों का हुजूम ज्यादा है। वहीं जो कुछ स्थानीय लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, उनको जब पता चला कि मुख्तार अंसारी यहां पहुंच गया तो कई लोगों ने पूछा कि आ गया, ठीक आ गया। इस तरीके का हर किसी का सवाल जरूर था, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी और खुद उनके वकील जब उसको यहाँ से रोपड़ से यहाँ लाने का विरोध कर रहे थे तो जिक्र कर रहे थे मुन्ना भजरंगी की हत्या का। तो फिलहाल उन सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए अभी भी जो उनके परिवार वाले, उनका ये कहना है कि मुन्ना भजरंगी भी बागपत जेल में बंद था और वो मुख्तार का करीबी था, उसकी हत्या हो सकती है, तो मुख्तार के साथ भी ऐसा हो सकता है। लिहाजा ये सुनिश्चित किया जाए कि वो जेल में भी अगर रहते हैं तो सुरक्षित रहे। तो इस तरीके की मांगे जरूर हैं, लेकिन फिलहाल वो पहुंच चुका है जेल परिसर के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि आपने पूरे रूट पे फॉलो किया। संजय त्रिपाठी से भी हम बात करना चाहेंगे। संजय, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये तक जेल के भीतर सुनिश्चित किया गया है कि कौन से कैदी जो जमानत पर छूटे थे वो अंसारी के आने से पहले जमानत खत्म करवाकर अंदर दाखिल हुए, ताकि इंटेंशंस का पता लगाया जा सके, क्योंकि सुरक्षा में कोई भी चूक यूपी पुलिस इस वक्त स्वीकार नहीं कर सकती। देखिए, मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बड़ा डॉन है और इस ऐसे में उसके जो राइवल गैंग्स हैं, जो जिनसे उनकी अदावत चलती है, जिनके बारे में उनकी पत्नी अफसा ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के यहाँ जानकारी भी दी है कि इन लोगों के लोग हो सकते हैं जेल के भीतर और वो कोई ऐसी घटना कर सकते हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने जो वेरिफिकेशन किया है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जेल के भीतर जो लोग गए हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से ये तय हुआ है, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जब से मियाद तय की थी कि 8 तारीख तक मुख्तार अंसारी को लाना है, उस आदेश के आसपास जो लोग भी जेल गए हैं, भले ही वो छोटे मोटे अपराधों में गए हों या कहीं अपनी जमानत तोड़वाई हो, तो ऐसे लोगों की पूरी लिस्टिंग की गई थी और उस लिस्टिंग के आधार पर ये देखा गया कि उनका वास्ता कहाँ से है। पूर्वांचल से तो नहीं है। अगर पूर्वांचल से है तो आखिरकार वो जेल आए क्यों हैं, जो उन्होंने अपराध किया है, क्या उस तरह के नेचर का अपराध पहले भी कर चुके हैं। तो इस तरह की तमाम बिंदुओं पर पड़ताल की गई है, ये जानने के लिए कि कहीं ये मुख्तार अंसारी के लोग तो नहीं हैं या फिर कहीं ये ऐसे लोग तो नहीं हैं जो उनके राइवल गैंग से जुड़े हुए हों, जो मुख्तार अंसारी को किसी तरह का खतरा पहुंचा सकते हो। तो ये सारी कवायद जो है वो जेल प्रशासन की ओर से की जा चुकी है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शासन से बाकायदे इसकी मॉनिटरिंग हुई थी, क्योंकि इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के यहाँ गई थी और ऐसे में किसी भी तरह की चूक होना बड़ी बात होगी। तो इसके लिए पूरी लगातार एक्सरसाइज की जा रही थी और शासन प्रशासन के अफसर इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा फिलहाल कोई व्यक्ति नहीं मिला। यहाँ तक के इंतजाम किए गए कि जो पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को लेने के लिए रोपड़ जेल जाएगी, वो ना तो अपने मोबाइल ले जाएगी और ना ही उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका वास्ता किसी तरह से पूर्वांचल से होगा। साथ ही साथ जेल का जो स्टाफ है, जेल में जो बंदी रक्षक होते हैं, जेल के जो पुलिस स्टाफ होता है, उन सब की भी पूरी पड़ताल की गई और उन सबके तबादले किए गए हैं। हम लोगों ने कल देखा कि कल शाम होने तक उत्तर प्रदेश की कई जेलों से यहाँ स्टाफ भेजा गया। वो लोग जो बुंदेलखंड के रहने वाले थे, आसपास के रहने वाले थे, उनकी तैनाती की गई और पूर्वांचल का जितना स्टाफ था सबको हटा दिया गया, जिससे मुख्तार अंसारी को के बारे में जो भी आशंकाएं जताई जा रही उनको उन पर विराम लगाया सके। जी प्रतिमा। जी संजय, हम चाहेंगे कि आप पीछे की तस्वीर भी दिखाएं। आप जहां खड़े हैं इस वक्त बांदा जेल के सामने, पीछे की ओर किस तरह की हलचल है वो भी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, शिका सवेरा होने वाला है और आज का सूर्योदय महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को
उत्तर प्रदेश लाने के लिए कहा था, तब से गहमा गहमी पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई थी और खासकर बांदा जेल के लिए निर्देश दिए गए थे कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाएगा। तो उसके बाद से कई इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। ये बड़ा सा गेट लगाया गया था और इसकी मंशा वही थी जैसा आज हुआ कि मुख्तार अंसारी के काफिले की सेलेक्टेड गाड़ियों को भीतर जाने दिया जाएगा और बाकी सारी गाड़ियों को बाहर रोक दिया जाएगा। और ऐसा ही आज भी हुआ और अब ये गेट बंद हो चुका है। जो पुलिस की चौकियां बनाई गई थी और आप देख सकते हैं पीएससी का पहरा बैठा हुआ है। ये लोग कल तक खड़े हुए थे, मुस्तैद थे, लेकिन आज जब मुख्तार अंसारी जेल के भीतर दाखिल हो चुका है तो ये भी थोड़ा रिलैक्स हैं। उस तरफ देखिए, सामने की तरफ आराम से पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं कुर्सी डाल करके, क्योंकि उन्हें अब ये एश्योरेंस है कि जिस मंशा के साथ उनको यहाँ पर तैनात किया गया था कि मुख्तार अंसारी सुरक्षित जेल पहुँच जाए, वो पूरी हो चुकी है। अब आराम से हैं। जेल गेट के बिल्कुल करीब वाला जो तीसरा गेट है, जो चूँकि 3 लेयर सिक्योरिटी दी गई थी, तो जो तीसरा गेट है, जो मेन गेट है जेल का, वहाँ आप देख सकती हैं कि आराम से पुलिसकर्मी खड़े हैं। कोई चहल पहल नज़र नहीं आएगी आपको, शांत है। तो गहमा गहमी जो थी पूरी, ये लंबे समय से एक्सरसाइज चल रही थी, वो आज शांत हो चुकी है, थम हो चुकी है, क्योंकि आज का सूर्योदय जो है वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े डॉन को लेकर के बांदा जेल में आया है। और उसके लिए पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, वो आज कहीं जाकर के सफल होती नजर आई है। बिल्कुल संजय त्रिपाठी, लगातार आप नजर बनाए हुए, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को याद दिला दें कि हमने एक बार फिर से आपसे किया हुआ अपना वादा निभाया है। हमने एबीपी न्यूज के दर्शकों को रखा है सबसे आगे। फ्रॉम रोपर टू बांदा का 15 घंटे का सफर, पल पल की खबर, पल पल का अपडेट, सबसे पहले आपने देखा एबीपी न्यूज पर। दो डॉक्टर पूरी तरह से कवर्ड है एम्बुलेंस और मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है पीछे। फुल रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं, कहीं कोई हॉल्ट, कहीं कोई ब्रेक, कुछ नहीं दिया है। आप देख रहे होंगे वो सामने इसी एम्बुलेंस में लेटा हुआ है मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लेकर जा रहा है ये काफिला। सीधे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आगे की ओर अब बढ़ रहा है। अपने पीछे दिखाते हैं कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर के जो काफिला है वो शाम 7:15 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर अब हमको नजर आ रहा है। ये देखिए, मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस का काफिला अब इटावा से आगे कानपुर की तरफ बढ़ चुका है। बस इंतजार है मुख्तार अंसारी के आने का। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मुख्तार अंसारी का काफिला रोपड़ जेल से निकलकर बांदा जेल आ चुका है और आप ठीक हमारे पीछे वो तस्वीरें देख सकते हैं। अंसारी पहुंचा है बांदा जेल में। ये देखिए, ये बांदा जेल है और बांदा जेल के मुख्य गेट में एंटर कर रही है ये वो एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी मौजूद है। तो कल सुबह 11 बजे जब कागजी कार्रवाई रोपड़ जेल के भीतर शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। हमारे एक एक संवाददाता की नजर से आपने देखा किस तरीके का 15 घंटे का ये सफर रहा। अब आपको लिए चलते हैं अंकित गुप्ता के पास, क्योंकि इन्होंने पूरे इस काफिले को फॉलो किया था। अंकित, आपने देखा होगा वरुण जैन ने एक पुलिस अधिकारी से बात की जिन्होंने कहा कि सुरक्षा को हमने बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। जो भी पुलिस अधिकारी साथ चल रहा था काफिले के, उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, यहाँ तक कि अंसारी को भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई थी। यानी राइवल गैंग से भी बचाने की एक जिम्मेदारी थी और यह भी कि कहीं उसे कोई छुड़ाने की कोशिश न करे। निश्चित तौर पर इसी वजह से पुलिस और प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के अपने समर्थक तो उसको बचाने की कोशिश कर ही सकते थे, लेकिन एक खतरा यह भी बना हुआ था कि उसके जो विरोधी हैं, जो उसके दुश्मन हैं, वो उसके ऊपर कहीं हमला ना कर दे। और इस बात का अंदेशा खुद मुख्तार अंसारी को भी था। और खुद जो है कल जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि उस पर सुनवाई नहीं हुई, मुख्तार अंसारी की पत्नी की तरफ से, उसमें भी इन चीजों का जिक्र किया गया था। तो निश्चित तौर पर मुख्तार अंसारी और उसके परिवार को इस बात का अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रोपड़ से लेकर के बांदा जेल
का जो रास्ता है वो करीबन 900 किलोमीटर का है, एक बहुत लंबा रास्ता है और अलग अलग जिलों से होता हुआ गुजरेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर जो कोई ऐसी घटना घट जाए जिसका जो खामियाजा मुख्तार अंसारी को उठाना पड़े। और इस वजह से पुलिस और प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और मुख्तार अंसारी ने यही दलील दी थी कि मेरी जान का खतरा हो सकता है इस सफर के दौरान, मुझे पंजाब में रहने दिया जाए और जेल में, यूपी की जेल में खतरा हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट को भी भरोसा दिलाया गया था, जी नहीं, कोई खतरा नहीं होगा, ये जितनी भी सुरक्षा देनी होगी सुनिश्चित किया जाएगा कि वो रोपड़ जेल से लेकर के यहाँ की जेल में पहुंचे उत्तर प्रदेश की। तो निश्चित तौर पर उन सारी जो बातों का भी जो है असर देखने को मिला था पूरे सफर के दौरान। हालांकि कुछ एक जगहों पर जो है ये जरूर देखने को मिला था कि 2-4 मिनट के लिए रुके थे, लेकिन वहां तस्वीर क्या होती थी कि जैसे ही गाड़ी रुकती थी, जो पुलिस के जवान होते थे, हाथों में उनके हथियार थे, उनको वो जो जवान उतर करके पूरी एम्बुलेंस को घेर लेते थे। मुख्तार अंसारी को सिर्फ एक जगह, जिस बात का वरुण ने भी जिक्र किया था कि रात में करीबन 1:30 बजे एक जगह पर जो है एम्बुलेंस को रोका गया था, संभवतः उनको जो है कुछ जरूरत पड़ी होगी इस वजह से। लेकिन उसके अलावा पूरे रास्ते में आप खुद सोचिए 900 किलोमीटर का रास्ता और सिर्फ 3-4 जगह 2-2 मिनट के लिए एम्बुलेंस का रुकना अपने आप में दिखाता है कि कितनी तेजी से इस पूरे सफर को पूरा किया गया है। बिल्कुल अंकित, और सुरक्षा के लिहाज से 890 किलोमीटर का ये सफर और बीच में कोई भी पड़ाव नहीं। ये 6 तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, माफ कीजिएगा 8 तस्वीरें देख रहे हैं। ये वो सफर है जो मुख्तार अंसारी ने पूरा किया है रोपड़ जेल से लेकर के बांदा जेल तक का। पंजाब से जब वो निकला, पंजाब हरियाणा हाईवे क्रॉस करते हुए, इसके बाद आगे की तरफ ये पूरा काफिला रवाना हुआ, ग्रेटर नोएडा पहुंचा, यूपी पहुंचा, यूपी के अलग अलग जिलों से गुजरती हुई ये गाड़ी, ये पूरा काफिला आखिरकार बांदा जेल तक पहुंचा। अब मात्र 15 मिनट का समय रह गया है प्रतिमा, जब जेल खुलेगा और ये पूरी कार्रवाई होनी है। बिल्कुल, तो ये देखिए 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं रोपड़ टू बांदा का ये सफर, कौन कौन से पड़ाव रहे इस बीच। पंजाब से यानी रोपड़ जेल से रवाना हुआ तो फिर शंभू बॉर्डर पहुंचा, ईस्टर्न पेरिफेरल होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंचा, उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे पहुंचा, उसके बाद आगरा कानपुर पहुंचा, बांदा। आखिरकार वहां उस गंतव्य पे जहां उसे पहुंचना था, जहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी तैयार की गई थी, 3 गेट तैयार किए गए थे बाकायदा, जिसको लेकर तस्वीरें लगातार कल से संजय हमें दिखा रहे हैं। संजय, चूंकि कल जब हम आपसे बात कर रहे थे आपने दिखाया एक गेट जहां पर इस वक्त आप मौजूद है, उसके बाद एक और गेट और उसके बाद मुख्य कारागार का गेट। अब आप कुछ ही मिनट का वक्त बताएं, जैसा कि शिखा जिक्र कर रही थी, 15 मिनट बाद ये माना जाए कि बैरक के अंदर होगा मुख्तार, या फिर कुछ और प्रक्रियाएं हैं जो बाकी हैं? देखिए, उसका मेडिकल चेकअप होना था, जो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और फिलहाल उसको सामान्य बैरक में रखा गया है, क्योंकि 6 बजे का वक्त होता है जेल खुलने का और पूरी जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने का। तो बस अब कुछ ही देर बाकी है, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को ले आकर के जो बैरक नंबर 15 है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। बैरक में खास इंतजाम किया गया है कि मुख्तार अंसारी की गतिविधियाँ क्या रहती हैं, कहीं कोई अपने ऊपर हमला, अपने ऊपर नुकसान ना पहुँचाए, इसको देखने के लिए CCTV का कवरेज उसके कमरे, उसके बैरक तक लगाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। उसके बैरक के बाहर सिपाहियों की तैनाती की गई है, साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया है। उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो सारी रिपोर्ट्स मंगा करके भी देखी गई है कि मुख्तार अंसारी को किस किस तरह की दिक्कत है। अगर कोई समस्या होती है तो जेल में ही डॉक्टर आएगा और भले स्पेशलिस्ट लाने की जरूरत पड़े जेल में ही आएगा, ऐसे निर्देश दिए गए। बाहर यहाँ से मुख्तार को तभी ले जाया जाएगा जब उसकी किसी कोर्ट में पेशी होगी या जो उसके पुराने मामले चल रहे हैं वहाँ सुनवाई पर उसको जाना होगा, तो उसी दशा में उसको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। अन्यथा जो जेल में इंतज़ाम उपलब्ध हैं उनसे काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो बाहर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ला करके और मुख्तार अंसारी की स्वास्थ्य की भी जांच करने के पूरे निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जी, यानी संजय, सुरक्षा के लिहाज से ये जो पूरे इंतजाम किए गए हैं यूपी सरकार की तरफ से वो बहुत तगड़े हैं। अंकित के पास आपको लेकर चलते हैं। अंकित, मुझे लगता है सिर्फ 10 मिनट का अब समय बचा होगा जेल के खुलने का, क्या किसी बड़े अधिकारी का भी इंतजार इस वक्त वहां हो रहा है? जी, फिलहाल अभी जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट की एक गाड़ी आई है, लेकिन उसमें क्या जेल सुपरिटेंडेंट थे या नहीं थे अभी मैं उस बारे में जो है पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में जो है पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है और अगर जेल सुपरिटेंडेंट नहीं भी होते हैं जो बाकी अधिकारी होते हैं वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, डायरी में एंट्री करते हैं, क्योंकि हर चीज़ की डायरी में एंट्री होती है कि कौन आरोपी आया था, किसके ऊपर क्या क्या किन मुकदमों में लाया गया है, कौन उसको लेकर के आया है, कितने बजे आया है
और उसके पास क्या क्या सामान मौजूद था। तो ये सारी एंट्री एक रजिस्टर में होती है और जब वो एंट्री हो जाती है उसके बाद में उस आरोपी का जिसको जो जेल लाया जाता है उसका पूरा चेकअप किया जाता है। उसका जो है सिर से लेकर के पैर तक का पूरा जो है एक तरीके से जांच की जाती है कि कहीं उसके पास में किसी तरीके का कोई हथियार ना हो। हालांकि ये पुलिस सुरक्षा घेरे में आया है लेकिन फिर भी वो जेल मैनुअल में प्रक्रिया लिखी हुई है और उसका पालन किया ही जाता है। और जब वो सुनिश्चित हो जाता है तो उसके बाद में ये देखा जाता है कि इसका क्या अपराध है, इसको किस बैरक में रखना है। जिस बात का जिक्र संजय कर रहे हैं कि अब मुख्तार अंसारी के लिए बैरक नंबर 15 का जो है तय किया गया है तो वहां पर भेजा जाएगा। तो इस तरीके से ये तय किया जाता है कि कौन सी जो है बैरक में उसको रखना है और उसके ऊपर क्या क्या जो धाराएं हैं। इस तरीके के जो जब ये चीजें तय हो जाती है उसके बाद बैरक में भेजा जाता है। तो जिस बात का आप लोग जिक्र कर रहे हैं 10 से 15 मिनट, जी हाँ, अब 10 मिनट बाद जो है वो जेल के अंदर बैरक के अंदर भेजा जा सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो है और बताना चाहूंगा कि जिस बात को लेकर के लगातार सवाल हो रहा था कि क्या यही यानी कि बांदा की ये जेल ही स्थायी ठिकाना हो गया मुख्तार अंसारी का। जी नहीं, अभी ये कहना जल्दबाजी है। क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जो स्थानीय अदालत है वो तय करेगी कि क्या मुख्तार को बांदा जेल में रखना है, किसी और जेल में शिफ्ट करना है। क्योंकि मांग ये भी की गई थी मुख्तार की तरफ से भी कि नैनी जेल जो प्रयाग की जेल है वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि वो सेंट्रल जेल है। इस तरीके की दलीलें दी गई थी लेकिन उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था, कहा था स्थानीय अदालत देखेगी। तो ऐसे में फिलहाल ये जी अंकित, आपको रोकना चाहूंगी, आगे भी आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। आपको बता दें मुख्तार अंसारी बांदा जेल तो पहुंच गया लेकिन कैसा रहा उसका करीब 15 घंटे का सफर। कल दोपहर ही मुख्तार को रोपड़ जेल से यूपी पुलिस लेकर निकली और इस सफर के हर मोड़ पर सबकी निगाहें टिकी हुई। ये एम्बुलेंस बिल्कुल गेट से सटी खड़ी है, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। बिल्कुल ड्योढ़ी से सटाया गया एम्बुलेंस को, फिर मुख्तार अंसारी को बिठाया गया। और ये एम्बुलेंस जो आगे आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियों के आगे, इस एम्बुलेंस में यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी। गाड़ियों के ऐसे काफिले में चलना बाहुबली नेताओं का सबसे बड़ा शौक होता है, लेकिन यहां कहानी जरा हटकर है। इस एम्बुलेंस में मौजूद डॉन मुख्तार अंसारी किसी भी कीमत पर इस काफिले में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन योगी सरकार के शिकंजे ने उन्हें मजबूर कर दिया। मुख्तार अंसारी को लेकर रोपड़ से निकली उत्तर प्रदेश पुलिस की टीमें अब हरियाणा के एरिया में दाखिल हो गई हैं। आप देख रहे हैं हम इस वक्त शंभू बैरियर पर हैं और शंभू बैरियर का ये NH1 यानी दिल्ली अमृतसर हाईवे है। और ये एम्बुलेंस जो आगे आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियों के आगे, इस एम्बुलेंस में यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी, उसके साथ डॉक्टरों की टीम है और एम्बुलेंस को 6 यूपी पुलिस की गाड़ियां कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं। रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ शुरू हुआ जगविंदर पटियाल का सफर नोएडा में खत्म होने वाला है और 7:15 पर हम पहुंच गए हैं नोएडा के एक्सप्रेस वे पर। एक्सप्रेस वे से होता हुआ आगरा की तरफ ये काफिला जाएगा और आगरा से फिर इनको लखनऊ से 110 किलोमीटर आगे बांदा पहुंचना है। इस वक्त यमुना एक्सप्रेस वे पर चल रहा है मुख्तार अंसारी को लेकर के एक ये काफिला। ये देखिए, ये वो एम्बुलेंस है जो साथ साथ चल रही है। अब फिर से एक बार सही रास्ते पर आ गए हैं और ये रास्ता सीधे आगरा की तरफ जाता है, यानी कि ये यमुना एक्सप्रेसवे है जो सीधे आगरा और उसके बाद में लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। मुख्तार अंसारी दोपहर करीब 2 बजे पंजाब की रोपड़ जेल से निकाला गया और फिर यूपी पुलिस को उसकी कस्टडी दी गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उसे लेकर बांदा के लिए रवाना हुई। रोपड़ से बांदा पहुंचते ही मुख्तार के गुनाहों का हिसाब भी शुरू हो जाएगा, जिनमें हत्या, अपहरण और वसूली जैसे संगीन मामले भी हैं। यूपी में मुख्तार अंसारी पर 53 मामले दर्ज हैं, जिनमें 15 अंडर ट्रायल केस हैं। मुख्तार पर जो बड़े मामले दर्ज हैं उनमें मऊ में दंगा भड़काने, कृष्णानंद राय की हत्या, वीएचपी के नंदकिशोर रूंगटा का अपहरण और एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला करने का मामला शामिल है। मुख्तार अंसारी के डॉन बनने की शुरुआत 1988 में होती है, जब मंडी परिषद में ठेकेदारी के झगड़े को लेकर सच्चिदानंद राय की हत्या हुई और उसका नाम सबसे पहले पुलिस फाइल में आया। उसके बाद 1991 में वो पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन उसने 2 पुलिस वालों को गोली मारी और फिर देखते ही देखते फरार हो गया। इसके बाद एएसपी उदय शंकर पर हुए जानलेवा हमले में भी नाम आया उसका, लेकिन उसके बाद
97 में उसने कोयला व्यवसायी रुंगटा का अपहरण किया और फिर वो डॉन बन गया। एक बार नाम के साथ बाहुबली जुड़ा हो तो मुख्तार सियासत के गलियारों में भी दाखिल हो गया, लेकिन उसने अपना एक पैर अपराध की दुनिया से कभी नहीं हटाया। अब उन्हीं गुनाहों के हिसाब का वक्त आ गया जिसकी तैयारी उसके बांदा जेल में पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुकी है। मुख्तार को बांदा जेल की बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा। उसके लिए एक खास सेल बनाई गई। बांदा पहुंचने पर मुख्तार का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और उसका हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। मुख्तार को जेल में दिए जाने वाले खाने को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। मुख्तार को पंजाब से यूपी न आना पड़े, इसके लिए उसने हर पैंतरा चला। उसकी दलील है कि उत्तर प्रदेश में उसे जान का खतरा है। अब भी मुख्तार का परिवार जान पर खतरे का अंदेशा जता रहा है, इसलिए प्रशासन भी काफी चुस्त है। बांदा जेल में मुख्तार बंद थे 2018 में। 2018 में बांदा जेल से ही पंजाब गए थे ना, तो आप देख लीजिएगा जाकर के कि बांदा जेल में जब मुख्तार बंद थे तो उनको चाय में जहर पिला दिया गया। अब उसी बांदा जेल में फिर आप जा रहे हैं, ये तथ्य किसी के सामने है? बांदा जेल में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो बहुत अच्छे किए गए हैं। जितनी आवश्यकता है जेल पुलिस की, पीएसी की, अधिकारियों की, उसकी, और समय समय में उसकी समीक्षा होती रहेगी। उनके आने के बाद और भी कोई आवश्यक ज़रूरत होगी तो उस पर पूरी तरह सरकार नज़र बनाए हैं। जैसी ज़रूरत होगी वैसा काम किया जाएगा। 2005 में मऊ दंगे के बाद से मुख्तार अंसारी की जुर्म की दुनिया उत्तर प्रदेश की जेलों से ही चलती थी, लेकिन अब शायद वक्त बदल चुका है, इसलिए उसकी पत्नी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। मुख्तार की पत्नी ने अदालत में बिकरू कांड के विकास दुबे मामले का उदाहरण दिया है, जिसमें गाड़ी पलटने के बाद फरार हुए विकास का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। अब उनकी पत्नी को भी यही डर सता रहा है और वो सुरक्षा की मांग कर रही है। प्रदेश में लोगों को भय तो उनसे है और अपराधी अब कोर्टों में जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। पहले लोग जाते थे, इन अपराधियों को इतना खौफ रहता था कि लोग अपना घर परिवार छोड़ करके तमाम प्रदेशों के बाहर चले गए। तमाम लोग गुमनाम जिंदगी जीते थे। कभी इनकी पत्नियों ने, इनके परिवार ने, इनके शुभचिंतकों ने इन अपराधियों के जितना इनका तंत्र है, इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमने जितने अपराध किए हैं उन परिवारों को क्या होगा। उत्तर प्रदेश में भले ही मुख्तार का हिसाब कानून और कोर्ट करे, लेकिन उसके गुनाहों की फहरिस्त और दुश्मनों की लिस्ट इतनी लंबी है कि बांदा जेल प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है और उसे कुछ ही दिन बांदा जेल में रखा जाएगा। इसके बाद मुख्तार को प्रयागराज जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।